नहीं, मैं उपाध्यक्ष। अच्छा, उपाध्यक्ष हैं। तो कितना है कांटों का ताज यहाँ पर? तो सदस्य क्रेता है जो भूखंड अपने नाम से पंजीयन करा चुका है, उससे कोई भी जानकारी नहीं कि कहाँ जमीन खरीदी, कैसे खरीदी, कौन सी भूमि खरीदी, किस फेस में खरीदी। मतलब जो प्लाट लेगा अपने घर के सामने नाली बनाएगा, सड़क बनाएगा, खंबा लगाएगा। 3000 कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सबके लिए चारा बना। भूमाफिया, सरकारी विभाग, रेवेन्यू, बिजली, डायवर्सन शाखा, इस सबके लिए चारागाह बना हुआ है। एक एक जमीन की 4 बार रजिस्ट्रियाँ हो रही है, एक ही जमीन की 4 बार डायवर्सन हो रहे हैं। बहुत सारी समिति के डायवर्सन कराए विभाग है। जब हमारे सदस्य डायवर्सन कराने जाता है तो उनको बोल दिया जाता है डायवर्सन नहीं है, तो टेबल के अंदर से 50 दर दीजिए, आपका डायवर्सन हो जाता है। चल रहा है, ऐसा होगा। पक्का उसका रसीद मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलेगी, दी जाएगी, लेकिन कोई आज तक आया नहीं। 1 मिनट। नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त चुनावी साल चल रहा है और चुनावी साल में बेलतरा विधानसभा के 2 वार्ड सुविधाओं से अछूते हैं। सियासत यहाँ पर अब तक क्यों नहीं आई, यह भी अपने आप में सोचने का विषय है। लेकिन अगर बात की जाए सहकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति की, तो यहाँ पर न केंद्र का विकास पहुँचा है, न राज्य का विकास पहुँचा है, न ही नगर निगम का विकास पहुँचा है। इस सहकारी कर्मचारी अधिकारी सोसाइटी को राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग ने प्रयोगशाला बना दिया है। और ये प्रयोगशाला का परिणाम ये है कि यहाँ पर अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम है कि सड़कें तो दूर, बिजली के खंभे भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। और कहीं न कहीं इसमें शासन प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। आज स्थिति यहाँ पर यह है कि यहाँ जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कांटों का ताज रखा हुआ है। भले ये मखमल की गद्दी में बैठते हों, लेकिन ताज तो इनके ऊपर कांटों का रखा हुआ है। उससे पहले हम जानते हैं वर्तमान जो अध्यक्ष है यहाँ पर, उनसे यहाँ की क्या समस्याएं हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। आपका नाम सर? धन्यवाद। संजय तिवारी। तिवारी जी, यहाँ पर आप अध्यक्ष हैं? नहीं, मैं उपाध्यक्ष। अच्छा, उपाध्यक्ष हैं। तो कितना है कांटों का ताज यहाँ पर? बहुत लंबी फेहरिस्ती है, इसको बहुत विस्तार से बताना होगा। सबसे पहले इस समिति की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई जी। इस समिति की शुरुआत सन 1985 में सहकारिता विभाग के, मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका पंजीयन क्रमांक 3157/85 है। समिति को बनाने का उद्देश्य, जिनने भी बनाया, जैसे बनाया, उनका उद्देश्य बहुत ही अच्छा था। बाद में कैसे हुआ, क्या हुआ, किसके मिलीभगत से क्या हुआ, जितने सदस्यों को भूमि का आवंटन हुआ उससे ज़्यादा भूमि का पंजीयन लोगों द्वारा कर दिया गया। कैसे भूमि का पंजीयन हुआ, ये भी सोच का विषय है। अभी आज के डेट में वर्तमान में हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबरों की संख्या 7500 है जी। और हमारे पास भूमि के रिकॉर्ड के अनुसार जो हमारे पास भूमि उपलब्ध है वो करीब करीब 400 एकड़ के आसपास है। उपलब्ध है? हाँ। खाली बची है भी? नहीं, रिकॉर्ड में जो बिक गई, हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमारे पास 400 एकड़ भूमि है जिसका हमने आवंटन लोगों को कर दिया। जी। और बेचा कितना गया है? और उसका कोई सीमा दिख नहीं रही है। रोज़ 150 बढ़ ही रहे हैं, रोज़ पर डे बढ़ रहे हैं। किसी को ज़मीन मिला है तो किसी को रजिस्ट्री नहीं हुआ है, किसी का नामांतरण नहीं हुआ है, किसी का कब्जा नहीं है। तो जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो क्यों, फिर कैसे करते हैं आप लोग के पास आकर? चूँकि समिति में बहुत सारे रिकॉर्ड पूर्व के संचालक मंडल द्वारा कोई रिकॉर्ड को व्यवस्थित नहीं रखा गया है, वो भी एक समस्या का एक बहुत बड़ा जड़ है। जो सदस्य क्रेता है जो भूखंड अपने नाम से पंजीयन करा चुका है, उससे कोई भी जानकारी नहीं कि कहाँ ज़मीन खरीदी, कैसे खरीदी, कौन सी भूमि खरीदी, किस फेस में खरीदी, कोई जानकारी उसके पास नहीं है। वो सिर्फ पेपर लेके घूम रहा है। अभी मैं यहाँ के क्लॉज देख रहा था जिसमें उच्च न्यायालय बिलासपुर के भी 2012 और 2017 की याचिकाओं का उल्लेख भी है। और उसमें ये भी उल्लेख है कि यहाँ पर 3 साल के भीतर मकान बना लेना है, जो समिति का क्लॉज है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। समिति एक चूँकि कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग की तरफ पंजीकृत संस्था है, तो एक आइडियल बायलॉज के अंदर ये बंधा हुआ है और उसके आधार पर समिति ने अपने कुछ बायलॉज बनाए हैं जो आइडियल बायलॉज से बाहर नहीं है। उसमें जो उसमें सदस्यों को जो भूमि का आवंटन हुआ है वो एक नियम कायदे कानून के तहत हुआ है। सबसे पहला शर्त यह है कि समिति का सदस्य होगा। दूसरा शर्त यह है कि उसके पास इस नगर निगम सीमा में जहाँ पर वो भूमि अपने नाम से आवंटन कराना चाहता है उसके पास कोई प्लॉट नहीं होगा। उसके परिवार में कोई भी पति, पत्नी और पुत्र के नाम पे कोई प्लॉट नहीं होगा।
उसके आधार पर उसके बाद उसको जब भूमि ज़मीन लेगा तो सिर्फ उसका आवासीय प्रयोजन के लिए करेगा। वो किसी को बिना विशेष परिस्थितियों में बिना समिति के पूर्व अनुमति के बेच नहीं सकता। और भवन का जो निर्माण करना है उसको 3 से 5 वर्ष के अंदर में करा ही लेना है, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। लेकिन यहाँ निर्माण कैसे कराएगा? ना समिति ने रोड बनाया है, ना नाली बनाई है, ना बिजली के खंभे लगाए हैं। जंगल में आदमी कैसे मकान बना लेगा? सही सलाह। समिति ने लोगों को जो ज़मीन दिया इतने नॉमिनल रेट पे दिया हुआ है। अगर उस हिसाब से देखें तो अगर ज़मीन ही उनको भूमि का आवंटन दी उनको हो गया है मान लीजिए, क्योंकि हमने 1985 में भी जिस रेट में ज़मीन दिया है 2000 सन में भी उसी रेट में ज़मीन दिया लोगों को। सवाल ये नहीं है कि आपने ज़मीन दिया या जो भी दिया, समिति का कहना है कि 3 साल से 5 साल के भीतर मकान बना लेना चाहिए। लेकिन समिति 1986 से 85 से शुरू हुई है, आज तक यहाँ पर न नाली बनी है, न सड़क बना है, न पानी पी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, सब जुगाड़ में चल रहा है। अगर इन सब तथ्यों को ध्यान दिया जाए तो अभी तो यहाँ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। जब डेवलपमेंट नहीं हुआ है तब फिर आपका एक क्लास तो खाली हो जाता है। चूँकि सदस्यों को जो भूमि का आवंटन हुआ है कुछ नहीं, हमको विकास का पैसा सामूहिक रूप से लेना है और खुद ही विकास करना है। मतलब जो प्लाट लेगा अपने घर के सामने नाली बनाएगा, सड़क बनाएगा, खंबा लगाएगा। 3000 रुपये में भी भूमि का पंजीयन लोग किया है। अब 3000 रुपये लेके उसको आज के चूँकि सदस्य भी निर्माण आज कर रहा है, निर्माण आज 20 साल बाद कर रहा है। कुछ कॉलोनियाँ कुछ जगहों में 10 साल पहले निर्माण हुए हैं। तो 3000 रुपये में उससे भूमि का चार्ज लेके उसका डेवलपमेंट कैसे संभव था, मुझे बताइए आप। मतलब ये आपकी समिति के क्लॉज में ये आपके समिति के क्लॉज में गलती थी कि आप लोगों ने समिति का जो डेवलपमेंट चार्ज है वो नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया। तो समिति के जो निर्णय थे उस दौर के और वर्तमान दौर के जो चला आ रहा है अभी कि डेवलपमेंट चार्ज समिति ने नहीं लिया, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं कौन? आम लोग। हाँ, भुगत रहे हैं। संपत्ति आदमी लेता है, कहीं पर भी लेता है, अपने भविष्य को देख के लेता है कि कल को काम नहीं आए तो बेच दूंगा करके। अब ऐसी स्थिति में चूँकि बीच में समिति का कार्यकाल भंग रहा, बहुत साल तक लोग जेसी बनर्जी के पास ही जाते आते थे, इस बीच में लोग खरीदी बिक्री कर लिए। अब ऐसी स्थिति में आदमी करे तो क्या करे? देखिए, समिति की मूल समस्या है जो बाद में समिति का जो भूमि आवंटन जो क्रय विक्रय हुआ है सबसे बड़ी समस्या है जी। मूल सदस्य जमीन बेच के भाग गया, क्या बेचा, कैसे बेचा, किसको भेजा, उसने कितने बेचा, इसकी कोई जानकारी समिति के पास नहीं है। समिति कब से अपडेट है? एकदम हर साल जिसका ऑडिट हो रहा। 2022 में 17 वर्षों का ऑडिट तो मैंने अपने कार्यकाल में कराया है, कोई ऑडिट नहीं था। तो क्या 17 साल से का जो अपने ऑडिट कराया तो जो समिति के सदस्य थे उनको बुलाया गया, उनको सूचना दी गई, आम पेपर में आम प्रकाशन किया गया, फ़ोन किया गया, पत्र व्यवहार किया गया? देखिए, पत्र व्यवहार का उद्देश्य, अगर आज से कोई आदमी 2000 में मेंबरशिप लिया उसने जहाँ का पता दिया उस पते को अपडेट नहीं कराया, समिति किसके माथे पे चिट्ठी भेजेगी? फिर भी पेपर का प्रकाशन कराया गया। समिति परिसमापन में सदस्यों के नेग्लिजेंसी के आधार पर समिति परिसमापन में चली गई। भाई, समिति को चलाने का दायित्व तो सदस्यों का है, किसी संस्था सरकार का नहीं है। सदस्य एक्टिव नहीं रहेंगे तो समिति कैसे चलेगी? मैं चूँकि फाउंडर मेंबर था, 2017 में परिसमापन समिति चली गई। परिसमापन में चली गई कि इनके पास ऑडिट नहीं था, इनके पास चुनाव कराने के समिति के पास फंड नहीं था। तो जो लोग उस समय संचालक मंडली समिति भंग हो गई, सरकार की नियमक था तो वो चले गए, और उनको कोई लेना देना, सदस्य घूम रहे थे। चूँकि मैं उसका फाउंडर मेंबर था तो मुझे ही लगा कि इतनी बड़ी समिति एक कूड़ेदान में जा रही है, इसको जीवित मैंने अपने दम, अपने बुद्धि, अपने धन के प्रयोग से किया है। इसमें किसी को ना सदस्य की कोई भागीदारी है ना किसी की। नहीं, वो तो खैर दिखता ही है, आपके ऊपर कांटों का ताज है, मकबर की भरी कुर्सी है, लेकिन कांटों का ताज लेकर आप बैठे हुए हैं एकदम। और यहाँ जो भी चल रहा है उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं भी देख भी रहा था अभी, यहाँ तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन ऐसे में आम आदमी क्या करे भाई, जो ले लिया भाई 17 साल का। एक बहुत बड़ी समिति में समस्या है कि जो बिना समिति के सदस्य बने प्लाटों का जो क्रय विक्रय किया है लोगों ने जी, वो समिति के बायलाज और माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार अवैध है। उसके खिलाफ समिति कार्रवाई करने जाएगी, फिर उसके बाद सारे रास्ते निकलेंगे। अच्छा, हाँ। मतलब आप लोग फिर से उच्च न्यायालय जाएंगे? उच्च न्यायालय बिल्कुल जाएंगे। समिति का अधिकार है। जो जिन लोगों ने जो प्लाट की खरीदी बिक्री बिना अनुमति के किया है विशेष परिस्थितियों में, वो सारे अवैध हैं। ये उच्च न्यायालय का है ना, समिति भी के बायलॉज में लिखा हुआ है। उद्देश्य ही हमारा है कि आप समिति को बेच नहीं सकते। यदि प्लाट आपको देना करना ही है तो आप समिति को ही सरेंडर करेंगे, ये बायलॉज में लिखा हुआ है हमारे। चूँकि मैं न्यायालय की आदेश से काफ़ी नहीं पढ़ा हूँ तो मैं सवाल को पूछना उचित नहीं समझता।
एक मेरा और आखिरी सवाल है, यहाँ तमाम तरह के जो अभी आप बता रहे थे कि थोड़ी देर पहले यहाँ गुंडे लोग का राज चल रहा है, बाहुबली लोग का राज चल रहा है, क्या माजरा है? माजरा ये है सर कि यहाँ पर सदस्यों के जो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं उसको भूमाफिया के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। किसी से ही पेपर खरीद के 200, 400, 500 रुपये में खरीद के उस पर प्लॉट बैठा के लोगों को बेच दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमने प्रशासन को पूरी चिट्ठी पत्रों का आदान प्रदान किया, उनको जानकारी मिलाई। कोई सुनवाई कहीं नहीं है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सबके लिए चारा बना, भूमाफिया, सरकारी विभाग, रेवेन्यू, बिजली, डायवर्सन शाखा, इस सबके लिए चारागाह बना हुआ है। एक एक ज़मीन की 4 बार रजिस्ट्रियाँ हो रही है, एक ही ज़मीन की 4 बार डायवर्सन हो रहे हैं। बहुत सारी समिति के डायवर्सन कराए विभाग है। जब हमारे सदस्य डायवर्सन कराने जाता है तो उनको बोल दिया जाता है डायवर्सन नहीं है, तो टेबल के अंदर से 50 दर दीजिए, आपका डायवर्सन हो जाता है। चल रहा है सर। जब समिति को कुछ अधिकार तो फिर यहाँ पर सीमांकन कैसे हो जाता है? बस ये अपने आप में एक विडम्बना है, कैसे हो जाता है। तो उच्च न्यायालय के या फिर आदेश की अवहेलना हो रही है? कोई हाँ मिल रहा है। हमने तो सबको संबंधित विभाग को चिट्ठी दिया है, इसमें लिखा है विभागीय अधिकारी को कि अगर ऐसा आप करते हैं तो उच्च न्यायालय के निर्णय लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि यदि ऐसा पाए जाने पर उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना न माना जाएगा। कोई सुनवाई नहीं है। मतलब यहाँ पर अभी जितने भी राजस्व विभाग से RI आए हैं, पटवारी आए हैं, चाहे वो तहसीलदार आए हैं, इन्होंने उच्च न्यायालय की अवमानना की है। अवमानना बिल्कुल की है। हमने तो उनको चिट्ठी दिया, कॉपी उसकी दे दी हमने, तो भी सुनने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है कि सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष का कहना है कि यहाँ पर राजस्व विभाग के RI, पटवारी और तहसीलदार ने उच्च न्यायालय की अवमानना की है। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, यहाँ से बाहर निकलो तो 4 लोग आपके बारे में या समिति के बारे में बोलते हैं कि यहाँ बिना लेन देन का काम चलता है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर एक भी लेन देन जो आपको ऐसी कोई जानकारी है तो उससे पूछिए क्या हमें जानता है, सामने खड़ा कर लीजिए अगर हमको जानता है। दूसरी बात, ये एक रूमर फैलाया जा रहा है चूँकि उनके द्वारा व्यापार किया जा रहा है या गलत तरीके से उनके प्लॉट का अधिग्रहण किया गया है या वो भूमि माफिया है, इसलिए हमारे बारे में असर दिया जा रहा है। कोई आज ये समिति को मैं अपने व्यक्तिगत धन से रन कर रहा हूँ, कोई एक आदमी क्लेम नहीं कर सकता मेरे ऊपर कि मैंने किसी। दूसरी बात, लेन देन का मामला क्यों नहीं होगा? समिति के जमीन को व्यापारी का उपयोग करेंगे, समिति बाकायदा आपसे लेन देन करेगी। किस टाइप का लेन देन करेगी? लिखा हुआ है हमारे बायलॉज में, लिखा हुआ है कि यदि आप कोई जो जमीन भवन बेचते हैं आप, जी, यदि आप कोई जमीन भवन बेचते हैं तो विशेष परिस्थितियों में विक्रय मूल्य का 10% समिति का आपको देना होगा। पक्का उसका रसीद मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलेगी, दी जाएगी। लेकिन कोई आज तक आया नहीं, 1 मिनट, कोई आज तक आया नहीं। सब चाहते 2000, 5000 लेन देन के मेरा काम हो जाए। मैं नियमों से बाहर जाके काम करना पसंद नहीं करता। कितना आपको डरता? आपका तो बहुत प्रेशर होगा लोगों का, बिल्कुल एकदम प्रेशर। मैं अगर कमज़ोर आदमी होता तो मेरी बोटी नोच खाए होते लोग जी। तो ये है तिवारी जी, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से आज पहली बार कैमरे के सामने सरकारी कर्मचारी अधिकारी गृह निर्माण की दशा को आपको बताया है। आज बस इतना ही। सीजीवाल को विशेष पेशकश सरकारी गृह निर्माण समिति की कहानी आप जल्द ही सीजीवाल पर देखेंगे। खबर अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। सीजीवाल बिलासपुर से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।